तो भैया जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पर बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करना है। तो न्यूमेरिकल की मैंने सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी है। जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे वो सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल मैंने लगभग आपको बता दिए, लगभग क्या बता ही दिए, ठीक है। और बाकी आप लोगों को मैंने संपूर्ण भौतिकी के महत्वपूर्ण डेरिवेशन को सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है और एक क्लास आपकी हो भी चुकी है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है और इसमें यहाँ पर आप लोगों को हम 3 महत्वपूर्ण डेरिवेशन पुनः बताने जा रहे हैं जो कि संपूर्ण भौतिकी विषय के सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। पहला जो मैंने डेरिवेशन उठाया है, हम भैया समय को लॉस नहीं करेंगे क्योंकि समय ना आपके पास ज़्यादा है ना मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग बस क्लास को अंत तक देखिए। क्लास में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए। बोर्ड एग्जाम में हर साल यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। आज जो मैंने पहला प्रश्न उठाया है डेरिवेशन का वो आपका रे ऑप्टिक्स का है। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन, देखिए उत्तल पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए दोनों के लिए निगमन सेम है, केवल फिगर में चेंजेस है, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो डेरिवेशन उठाए हैं वो गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, ये कराने जा रहे हैं। देखिए पूरा कैलकुलेशन आपको जब बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा उत्तल पृष्ठ के लिए भी मान लीजिए आता है तो पूरा कैलकुलेशन सेम करना है और आपको देखना है। तो मैंने ये सारी क्लासें प्रोवाइड की हैं, बस ये आपको हम शॉर्ट में केवल रिवीजन के तौर पर बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन सबसे पहला हमारा डेरिवेशन आज की क्लास का ये है। टोटल हमने कितने डेरिवेशन उठाए हैं? 3 डेरिवेशन उठाए हैं। देखिए हम छोटे से बड़े डेरिवेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि सर ये डेरिवेशन तो आसान था भैया, लेकिन आसान हो या कुछ भी हो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन आपको हम कराए जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कम शब्दों में भी देखिएगा कितना शॉर्ट शब्दों में आपको हम समझा देंगे। गोली अवतल पृष्ठ, सबसे पहले गोली अवतल पृष्ठ का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। ये जो गोली अवतल पृष्ठ इसका नाम भी आप दे सकते हो SP है ना, और S'। SP S' एक गोली अवतल पृष्ठ है। ये आपका सघन माध्यम होगा जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। और ये जो गोली अवतल पृष्ठ है ये निरपेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 को निरपेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक N2 से क्या करता है, पृथक करता है, मतलब अलग करता है। इधर का माध्यम विरल हो गया, इधर का माध्यम सघन हो गया। ये गोली अवतल पृष्ठ की हो गई भैया मुख्य अक्ष, क्या हो गई, मुख्य अक्ष। और ये आपका हो गया इसका पोल यानी ध्रुव हो गया। फिगर का ही सारा खेल है, इसलिए 5 मिनट का समय दीजिएगा, आपका ये डेरिवेशन एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। आता है फिर भी आप देखिए रिवीजन के तौर पर, क्योंकि ये प्रश्न है ना तय है। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया C, ठीक है इसका। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वस्तु हमारी रखी है O फॉर मतलब ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता है कि गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है, तो अपवर्तन की घटना तो यहां पर होगी ही होगी। ये चूंकि गोली अवतल पृष्ठ है, अपवर्तन की घटना के लिए सबसे पहले अभिलंब खींचना है। और मैंने आपको बता दिया कि जब भी गोली पृष्ठ होता है तो उसका अभिलंब उसके केंद्र से खींची गई रेखा होती है। इसका जो केंद्र यहाँ पर, तो केंद्र से हमने एक ऐसे अभिलंब खींच दिया। ये जो अभिलंब मैंने खींचा, इस लाइन को थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना। ये जो मैंने अभिलंब खींचा है वो इस गोली पृष्ठ का अभिलंब है। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई, वस्तु से चलने वाली पहली किरण ऐसे जाएगी, आप देखिए ऐसे जाएगी आपकी, आप सभी को पता है। और जैसे ही इस अपवर्तक पृष्ठ पर टकराएगी, तो आप सभी को पता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका अभिलंब है इस पृष्ठ का, तो ये ऐसे इसको निकलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। समझ आई बात। आप सभी को पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना जो कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। तो चूंकि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बनेगा ये वाला कोण आपका आपतन कोण होगा I। इसको अलग लिख रहे हैं क्योंकि इसके बीच में एक एंगल और बनेगा। अच्छा, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण आपका R बनेगा। अब इस वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण
ये इस गोली पृष्ठ पर अभिलंबवत ऐसे आपतित होती है, और आपको पता है कि अपवर्तक पृष्ठ पर जो है जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो सीधे निकल जाती है। अब ये सीधे निकल गई और ये ऐसे निकल गई, क्या ये किरण कहीं पर आगे जाकर के एक दूसरे को मिलेगी? जी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। जब मिलेगी नहीं तो हम क्या करते हैं, मिलाने के लिए किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अब इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये कल्पना है हमारी, ठीक है, ये आभास कर रहे हैं। इसका प्रतिबिंब ओ डैश का अब यहाँ पर इस रेखा पर कट रहा है, या ये रेखा इसको यहाँ पर काट रही, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ओ वस्तु थी इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, तो आप कहेंगे आई पर बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि किरणों को आभास करते हुए पीछे बढ़ाया गया है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसी अपवर्तित किरण को तो ही पीछे बढ़ाया गया है, तो भैया अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब था ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन क्या है? अपवर्तित और अभिलंब के बीच कैसा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण। या ऐसे समझ लीजिए ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से इस बिंदु को आप ए मान लीजिए। इस बिंदु ए से हमने क्या किया, मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींच लिया ए एन, और जो ये एन पॉइंट है ये पी के भैया बहुत ज्यादा करीब है। क्या है? ये बिंदु पी के बहुत ज्यादा समीप है, मतलब सी एन की जो दूरी होगी वो लगभग सी पी के बराबर ही मान के चलेंगे। इस बात को यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो जो भी दूरी पी तक एन तक होगी वही दूरी लगभग पी तक मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि एन पॉइंट पी के बहुत करीब है। अब इस दूरी को हम एच मान लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि जो ये आपकी ओ ए रेखा है वह इस रेखा से अल्फा, और जो आई ए रेखा है वो इस रेखा से बीटा, और जो सी ए रेखा है वो इस रेखा से गामा कोण बनाती है। अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर इस दूरी को h मान लेते हैं, ये वस्तु है, वस्तु की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, u हो जाएगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, और जो c है आपकी, c से लेकर के p तक की जो दूरी हो जाएगी वो वक्रता त्रिज्या r हो जाएगी। हालांकि दूरी अभी हम c तक लेंगे, लेकिन जो cp की दूरी होगी वही cn के बराबर होगी, क्योंकि n पॉइंट p के बहुत करीब है। इतना फिगर में अगर आपने समझ लिया डेरिवेशन हो गया, बस इतना ही खेलना था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लोगों ने त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी है। जैसे हम यहाँ पर त्रिभुज ले ली, त्रिभुज ओ ए सी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है। देखिए इस लाइन को, बीच वाली लाइन को भूल जाइए, ओ ए सी, इस त्रिभुज में ये वाला कोण आई और ये वाला कोण अल्फा, इन दोनों कोणों का योग बाह्य, जो दूर स्थित आपका सुदूर स्थित कोण है बाह्य कोण, उसके योग के बराबर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस जो आई होगा वो गामा के बराबर होगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो एक गामा माइनस अल्फा आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। फिर इसी प्रकार त्रिभुज एक दूसरा वाला ले लेंगे आई ए सी, ठीक है, त्रिभुज ले लेंगे आई ए सी में, ये जो त्रिभुज है इसमें देखिए तो बीटा और जो आर है इन दोनों कोणों का योग बाह्य, जो सुदूर स्थित बाह्य कोण गामा है इसके योग के बराबर होगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग सुदूर स्थित बाह्य कोण के बराबर होता है, ये बहिष्कोण प्रमेय कहती है। तो मैं कह सकते हैं कि बीटा प्लस जो आर होगा, बीटा प्लस आर बराबर कितना होगा, गामा। तो यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, गामा माइनस बीटा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चूंकि यहाँ पर अपवर्तन की घटना हुई है तो अपवर्तन की घटना में हम स्नेल का नियम लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। क्या लिखेंगे भैया, स्नेल के नियम से। एक एक बात को अच्छे से समझिए, क्लास को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइए। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका होता है n2 बटे में n1। n2 होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 होता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए चूंकि i और r बहुत छोटे कोण है, i और r क्या है, बहुत छोटे कोण, क्योंकि ये जो मैंने गोली अवतल पृष्ठ लिया है इसका व्यास बहुत छोटा है, इस वजह से i r अल्फा बीटा गामा ये सब बहुत छोटे कोण होंगे। और छोटे कोण होने पर हम ज्याओं को छोड़ भी देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ज्या स्पर्श ज्या ले भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लगभग क्या करेंगे, चूंकि i व r क्या है, बहुत छोटे कोण है, ये क्या है, बहुत छोटे कोण हैं, तो बहुत छोटे कोण हैं, इस वजह से साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के, साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर कितना हो जाएगा, n2 बटे में n1। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आई n1 बराबर n2r। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल है, हो जाएगा। चलिए भाई, हमारे पास जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर सॉल्व करें। स्क्रीन को थोड़ा सा आप तिरछा करके देखिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। आई की वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 से, आई की वैल्यू है गामा माइनस का अल्फा, ठीक है, और n2 में कितना है आपका n1 बराबर n2 r के स्थान पर कितना रख देंगे, गामा माइनस का बीटा,
और इनटू में कितना है आपका आर है। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा गामा n1 माइनस का अल्फा n1 बराबर, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ये n1 इधर का माध्यम है, ये हो जाएगा गामा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, देखिए आर की वैल्यू रखी इनटू में n2 है भैया, गलती नहीं कीजिएगा, तो गामा की वैल्यू n2 से गुणा हो जाएगा और माइनस बीटा कितना हो जाएगा n2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर माइनस का अल्फा n1 है, इस बीटा n2 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बीटा n2 हो जाएगा, इधर गामा n2 है और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का अल्फा n1 हो जाएगा। बताइए इतनी बात किसी को कोई दिक्कत आई? इसको थोड़ा सा और इधर उधर कर लेते हैं हम। देखिए गामा वाले एक तरफ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम पदों को तो हम क्या करते हैं, पास पास करते हैं, ये बात आप काफ़ी दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए गामा n2 है और इस गामा n1 को उधर ले जाए तो काम हो जाएगा। तो ये अल्फा n1 आपका इधर आ गया, ये बीटा इधर ले आएंगे तो ये बीटा n2 इधर आ जाएगा प्लस का, इधर गामा n2 है और इसको इधर ले जाएंगे गामा n1। अब बात जमेगी, बात समझ आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल पाएगा तो इसको बीटा n2 को पहले लिख लेंगे प्लस का, फिर ये माइनस का हो जाएगा अल्फा n1, कोई समस्या। और इधर हम गामा ले लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा n2 माइनस का n1। बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो अल्फा बीटा गामा है इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, चूंकि बहुत छोटे कोण हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा को हम दिखा देंगे tan अल्फा के बराबर। अच्छा हम tan अल्फा के बराबर क्यों दिखा देंगे, क्योंकि हमको लंब आधार पता है तो tan ही लगाना पड़ेगा। तो जब tan अल्फा निकालेंगे तो इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज OAN में, तो कोण के सामने भुजा लंब होती है और ये आधार हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा H और आधार आपका हो जाएगा ON। ON की दूरी जो होगी वो लगभग OP के बराबर ही होगी, जो कि आपकी U है, और ये सामने की दूरी इसलिए इसको माइनस लेंगे। बात समझ में। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan बीटा लगाएंगे। अब बीटा के सामने भुजा H और आधार कितना हो जाएगा IP, IN हो जाएगा, वो IP के बराबर होगा, जिसकी दूरी कितनी है V, सामने की दूरी है इसलिए माइनस का V ले लेंगे। बात समझ में आ रही ना। इसी तरीके से हम गामा की वैल्यू निकालेंगे जो कि tan गामा के बराबर मानेंगे। tan गामा जब मानेंगे तो लंब आपका H ही रहेगा और आधार आपका CN हो जाएगा जो कि CP के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू आपकी है R, सामने की दूरी इसलिए माइनस R ले लेंगे। ये जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है ये उठा करके यहाँ पर इसको समीकरण, कोई मान लीजिए 1 2 माने थे, इसको समीकरण 3 मान लो और समीकरण 3 में उठा के रख दो। आप चाहो तो इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इसको हम रब करने जा रहे हैं, हमको आगे कैलकुलेशन करना है। ये डेरिवेशन एग्जाम में आपके 5 नंबर में आता है भैया। कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में आता है। तो फिगर नहीं रब करेंगे तो हमारा काम आगे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस फिगर को यहाँ पर क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसका आगे कोई काम भी नहीं है। ठीक है, हमको जितना डेरिवेशन में करना था इस फिगर से वो हमने कर लिया है। इसको रब कर दे भाई। क्लास अगर अच्छी लग रही हो, महत्वपूर्ण डेरिवेशन की और भी क्लास लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे क्लासों का आपको नोटिफिकेशन तो मिलता रहे। अब देखिए लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ समीकरण 3 ये देखिए थी, कौन सी थी, यही तो समीकरण 3 है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो बीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, H बटे माइनस का V, H बटे में माइनस का V, इनटू में कितना है N2, माइनस लगाएंगे। अल्फा की वैल्यू कितना रखेंगे, H बटे माइनस U, और माइनस सूत्र वाला ये प्लस हो जाएगा H बटे U, इनटू में क्या है N1 बराबर गामा, गामा की वैल्यू माइनस H बटे R, माइनस H बटे R, और ये हो जाएगा N2 और माइनस के कितना N1। डेरिवेशन बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इधर से H कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला पहले लिखेंगे N1 बटे U और N2 बटे में V। ये देखिए माइनस का था ना। अब क्या करेंगे, इधर देखिए माइनस का H बटे में R और ये हो जाएगा N2 माइनस का N1। आप चाहे तो इसमें से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस H से ये माइनस H पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा N2 बटे में V माइनस का N1 बटे में U, ये माइनस का है, बराबर इधर कितना बचेगा N2 माइनस N1 बटे में R। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित हो गया बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल था।
सबसे पहले प्रकाश की किरण को, ये जो वस्तु से चलने वाली किरण थी, इसमें अपवर्तन की घटना दिखानी थी, आपतन कोण अपवर्तन कोण को डिसाइड कर लेना था, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेना था और समीकरण में उठा के रख देना था आपका। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन हो गया। और यही उत्तल पृष्ठ के लिए भी होगा, उत्तल पृष्ठ के लिए सेम कैलकुलेशन होगा। आप देख लीजिए केवल फिगर में चेंजेस हुआ है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कराया, शॉर्ट शब्दों में कराया। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और हम बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की ओर। इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्लास में आपको 3 डेरिवेशन कराने के लिए बोला है, जिससे कम क्लासों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन हम करा सकें। चलिए भाई इसको रफ कर देते हैं। तो जो अगला डेरिवेशन मैंने इस क्लास में उठाया है वो आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमें पता है काफ़ी लोगों को आता होगा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला हमारा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या भाई, अक्षीय स्थिति में है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में निकालने जा रहे हैं हम लोग निकालने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में निकालने जा रहे हैं। निरक्षीय स्थिति में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस प्रश्न को भी हम किसी न किसी क्लास में जरूर उठाएंगे। जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसे तो हम कतई नहीं छोड़ सकते हैं। सीरीज में एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। बस आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट ऐसे तरीके बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है और आप लोगों को हम पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इसे। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़े हो आप सभी लोग। परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ये इसका मध्य बिंदु है O, ठीक है। और जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो 2l होती है, ठीक। तो मध्य बिंदु पे LL दूरी हो जाएगी। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु हम P लेते हैं। इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर P ले लिए, जिसकी जो डिस्टेंस है वो मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी है। अब इस बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और सदिश राशि का परिमाण निकालने के लिए हमको ये देखना होता है कि पहले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, लेकिन इसके लिए प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी की गणना करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ये दूरी L है, तो ये दूरी आपकी बचेगी R माइनस का L। ये माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश से जो दूरी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, इसमें L दूरी जुड़ रही, तो माइनस क्यू आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो R प्लस L हो जाएगी। अब सिंपल एकदम साधारण शब्दों में आपको समझाते हैं। आपको पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेना है, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E1 नाम दे देंगे, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E1 हो जाएगी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जानते हो 1/4πε0 क्यू अपान में कितना होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है बात। अच्छा नंबर 2 पर माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 नाम दे देंगे। ये हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी है, R प्लस L, तो क्यू बटे कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2। अब बात आती है परिणामी तीव्रता की। किसकी बात आती है, परिणामी तीव्रता की। परिणामी तीव्रता जो E होगी वह E1 प्लस E2 नहीं होगी, क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है। हम देखेंगे दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन है वो किधर की ओर है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, प्लस से माइनस की हो रही है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो E1 बाहर की ओर हो जाएगी। और इधर अगर माइनस क्यू है तो जाहिर सी बात है माइनस क्यू की हो रही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी माइनस क्यू आवेश के कारण उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। तो इस तरीके से दोनों तीव्रताएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और जब
दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनका परिणाम ही उनके अंतर से प्राप्त होता है। लेकिन अंतर होने के लिए भी कंडीशन होती है, हमेशा बड़ी वैल्यू से ही छोटी वैल्यू को आपको घटाना होता है। अगर हम देखें तो इस संख्या के हर में r माइनस एल है, मतलब r से दूरी को कम किया जा रहा है, मतलब इसका हर छोटा है। यहाँ पर r प्लस एल है, मतलब हर का मान बड़ा है, और किसी संख्या में जब हर का मान बड़ा होता है तो वह संख्या छोटी होती है, और r माइनस एल मतलब इस संख्या का हर छोटा होने की वजह से यह संख्या बड़ी है। तो जब आप यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E1 से E2 को घटाएंगे, यहाँ कारण भी लिख देना, चूंकि E1 ग्रेटर देन है किससे, E2 से। कैसे ही मैंने बता दिया। अब ये E बराबर E1 की अगर बात करें तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू जो भी है दोनों में कॉमन आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों मिल जाएगा। E1 से E2 को घटा रहे हो, इसमें बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसमें आपका बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू। यहाँ पर देखिए इसका इससे गुणा करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab 2rl, माइनस लगाएंगे भैया, इसका इधर से गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे और होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2rl पूरे के बटे में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पर होल स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर लगा देंगे। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक यहीं पर अंदर ले लेते हैं, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो भैया एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा क्या आपका, ये बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां पर देखिए 2rl कितना हो जाएगा 4rl बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए हम इसको दुद्रू के वैद्युत दुद्रू आगुण के पदों में लेकर आएंगे, 4 को ले सकते हैं, 2 गुणे 2 तो 2 क्यू एल पास कर लिया इंटू में 2r, और बटे में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 2 और 2 का गुणा 4, ऊपर लिखा है 4, आवेश गुणे में था आवेश लिखा है, एल गुणे में था एल गुणे में लिखा, आर गुणे में था आर गुणे में, सब कुछ है पर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। क्यों, क्योंकि 2QL जो होता है वह P के बराबर होता है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P के बराबर, ठीक है। तो और 2 भी है तो ये हो जाएगा 2P और इंटू में R। चूंकि देखिए L दूरी बहुत छोटी है, R बहुत बड़ी दूरी है, तो छोटी दूरियों को हम डेरिवेशन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसे L को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R की पावर 4। यहाँ पर लिख लेना R ग्रेटर देन है L से, इसलिए L को हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया है। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R क्यूब। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R क्यूब। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए डेरिवेशन आपको आसान लगा कि नहीं, कम से कम शब्दों में समझ में आया कि नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं भाई, रफ कर दें। तो भैया अगला जो तीसरा डेरिवेशन मैंने इस क्लास में उठाया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट ही होता है। ये क्वेश्चन आपका कहता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हमको परावर्तन के नियम पता होना चाहिए। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण जो I होता है वो सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इन दोनों नियमों की हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उत्पत्ति कर देंगे, मतलब ला करके सिद्ध कर देंगे, बस ये बात सिद्ध हो जाएगी। इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक परावर्तक पृष्ठ लेंगे और उस पर एक समतल तरंगाग्र को तिरछा आपतित करेंगे। तो चलिए हम एक परावर्तित तरंगाग्र खींच लेते हैं, बहुत ही कम शब्दों में इस डेरिवेशन को हम करा देंगे। परावर्तित तरंगाग्र का मतलब एक भाग पर क्या होगी भैया, पेंट की कलाई होगी। ये एक परावर्तित तरंगाग्र है, क्योंकि परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। अपवर्तन की व्याख्या करेंगे तो आपतित तरंगाग्र खींचेंगे, अपवर्तक पृष्ठ खींचेंगे जब अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, ठीक। इस पर क्या करते हैं, तिरछा समतल तरंगाग्र I से आपतित करते हैं। समतल तरंगाग्र I से ही तो होता है। अच्छा, तरंगाग्र पर जो प्रकाश किरण होती है वह क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये जो प्रकाश किरण होगी वो इस तरंगाग्र पर ऐसे क्या होगी, लंबवत होगी। अच्छा, ये जो तरंगाग्र है ये भैया तिरछा आपतित हुआ है, ध्यान से समझिए। तो आपतन कोण बनाने के लिए हमको सबसे पहले इस पृष्ठ पर खींचना होगा अभिलंब।
समझ में आई बात। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरंगाग्र की ये वाली जो किरण है वो इस अपवर्तक पृष्ठ पर मान लीजिए ए पर, बिंदु ए पर क्या है, आपतित होती है। टी बराबर 0 समय पर जितने समय में ये प्रकाश किरण, दूसरी वाली जो ये वाली है, जितने समय में इस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु, ध्यान दीजिएगा, ए डैश पर ये पहुंचेगी, उतने समय में तो यहां से द्वितीयक तरंगिका निकल चुकी होगी, मतलब ये परावर्तित होकर के निकल चुकी होगी, ये ऐसे। लेकिन अब ये देखना है कि जितने समय में ये यहां से चल के ए डैश पर आई है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ए डैश पर ये आई हुई है, उतने ही समय में, उतने ही चाल से, क्योंकि माध्यम एक ही है, ये वाली जो तरंग है ये निकल करके यहां पर आ गई होगी। ये मान लीजिए यहां पर बी डैश पर आ रही होगी, ये पॉइंट मान लीजिए बी है। यहां से मैंने चाप लिया और इस चाप से इस चाप को लगा दिया। फिगर को ही समझिए, बाकी दो लाइन का डेरिवेशन है बस। इसको हम मिला लेंगे इससे, समझ में आई। और ये प्रकाश किरण आई से आई है, ध्यान से समझिएगा, तो ये भी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के बाद आई से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारा ए डैश बी डैश होगा ये परावर्तित तरंगाग्र होगा, और जो ए बी होगा ये आपतित तरंगाग्र होगा। अब ये मैंने यहां पर अभिलंब इसका खींच लिया है, समझ में आई बात। यहां पर मैंने इसका अभिलंब खींच लिया है, इसका भी यहां पर अभिलंब अभी हम खींचे दे रहे हैं। देखिए भाई कैसे, ठीक। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, बी डैश इतनी दूरी पर नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ओके, जिससे थोड़ा सा फिगर सही बने। यहां पर कहीं पर होगा, ये आपका बी डैश पॉइंट होगा, इसको ऐसे मिला दिया, समझ में बात। और ये ऐसे परावर्तित हो गया, इसका अभिलंब यहां पर हमने खींच लिया, ये हो गया अभिलंब। अब आपको पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच कोण ये आई बनेगा। क्योंकि ये अभिलंब है तो पूरा एंगल तो 90 होगा, तो ये वाला कोण जो बनेगा वो 90 माइनस आई बनेगा। इसको वैसे भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये वाली जो लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लाइन है वो इस पर भी और इस पर भी क्या है, लंब है कि नहीं, लंब है। क्योंकि प्रकाश किरण तरंगाग्र पर क्या होती है, लंब होती है। अगर ये लंब है इस पर और इतना कोण आई है, तो ये 100% बताओ 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा। आप सोचो ना कि ये ऐसे लंब है और ये किरण ऐसे, ये कोण आपका आई है, तो 100% ये 90 माइनस आई होगा, तभी पूरा एंगल कितना बनेगा आपका, 90 बनेगा। एक आई होगा, एक 90 माइनस आई होगा, तभी तो पूरा कोण क्या होगा, जोड़ने पर 90 आएगा। ठीक, अगर ये 90 माइनस आई है तो जो ये इतना एंगल बनेगा, इस बात को ध्यान समझिएगा, ये कोण आई बनेगा, क्योंकि ये पूरी लाइन 90 डिग्री का कोण बनाएगी इतना, और इसमें से इतना कोण 90 माइनस आई, तो 100% ये इतना कोण आई ही बनेगा। इस बात को समझ लीजिए बस। अच्छा, अब यहां पर अगर देखें तो ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच बना कोण ये परावर्तन कोण आर होगा। अब ये वाली लाइन इन दोनों पर लंब होगी, जैसे ये वाली लाइन इन दोनों पर लंब थी, तो अगर ये आर है तो 100% ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 माइनस आर होगा, तभी इस पूरे का योग कितना होगा, आर 90 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर 90 माइनस आर हो गया तो चूंकि अभिलंब से यहां तक की एंगल 90 बनेगा, अभिलंब से यहां तक की 90 बनेगा, और यहां पर देखो ये वाला एंगल 90 माइनस आर हो चुका है, तो ये एंगल आर होगा, तभी इस पूरे का योग कितना होगा, 90 होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ये एंगल बनेगा वो आपका आर बनेगा। बात समझ में कि नहीं समझ में? अब मैंने आपको एक चीज बता दिया है कि जो यहां पर बी ए डैश की वैल्यू है, बी ए डैश की वैल्यू है, ये जितने समय में यहां पर पहुंचेगी दूरी तय करके, उतनी ही दूरी यहां पर ए बी डैश के बराबर होगी, ए बी डैश के बराबर होगी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ये चूंकि दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। अब चूंकि एक ही माध्यम है तो चाल सेम होगी, समझ पा रहे हो ना। और जितने समय में ये बी से ए डैश पर पहुंचती है, उतने समय में यहां से द्वितीयक तरंगिका निकल करके ए से बी डैश पर पहुंच जाती है, तो समय भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो हो जाएगी v इंटू में टी के बराबर हो जाएगी, v हो जाएगी चाल, टी हो जाएगा समय। तो ए बी डैश की वैल्यू, मतलब ए बी डैश, इसकी वैल्यू भी वी टी होगी और ए बी डैश की वैल्यू भी वी टी होगी। बी ए डैश और ए बी डैश दोनों की वैल्यू क्या होगी, वी टी के बराबर होगी। चाल इसलिए सेम है क्योंकि एक है माध्यम है, दूसरे माध्यम में तो जा नहीं रही, तो चाल बदल जाएगी। अब यहां पर क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज हम ले लेंगे। देखिए ए बी डैश ए डैश, ठीक, ए बी डैश ए डैश में ध्यान दीजिएगा, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में अगर आप लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ए बी ए डैश, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला,
यहाँ ये कोण आई बन रहा है, ठीक, ए बी ए डैश, मुझसे गलती हो गई, ए बी ए डैश लेंगे तो ये आपतन कोण आई है। कोण के सामने भुजा सदैव लंब होती है, हम लेंगे यहाँ पर साइन आई। साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, 90 डिग्री के सामने भुजा ये कर्ण, लंब हो जाएगा बी ए डैश और बटे में कर्ण हो जाएगा ए ए डैश। बी ए डैश की वैल्यू कितनी है वी टी और बटे में कितना हो जाएगा ए ए डैश। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार बस 2 लाइन का डेरिवेशन है। इसी प्रकार त्रिभुज, अब जो त्रिभुज लिए थे भी पहले वो ले लीजिए, ए बी डैश ए डैश, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। ये कोण आर हो जाएगा, इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी ए बी डैश और कर्ण यही रहेगा। तो हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी डैश और ए डैश में साइन आर बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोण यहाँ पर आर बन रहा है, इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी ए बी डैश और कर्ण हो जाएगा ए ए डैश। ए बी डैश की वैल्यू भी उतनी होगी वी टी और बटे भी कितना ए ए डैश। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए ये वैल्यू सेम है, तो क्या साइन आई साइन आर के बराबर होगा? जी बिल्कुल होगा। साइन आई बराबर साइन आर, साइन से साइन कैंसिल, तो कोण आई बराबर कितना हो गया कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, अतः परावर्तन के नियम की पुष्टि हो रही। इतना ही नहीं, आपतित तरंगा, परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब जो मैंने खींचा वो सब एक ही तल पर है, परावर्तक तल पर। इस बात से ये भी परावर्तन के पहले नियम की भी पुष्टि होती है। आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं, इससे परावर्तन के पहले नियम की पुष्टि होती है। और दूसरा नियम ये कि जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर है। अतः इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर हमने यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या को सिद्ध कर दिया। आज की क्लास में मैंने 3 डेरिवेशन आपको बताए। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के महत्वपूर्ण डेरिवेशन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।